नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एक ऐसी कंप्लीट सिलेबस के हर टॉपिक का निचोड़ वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में सिलेबस के सभी टॉपिक को समाहित किया गया है, इसलिए यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप सभी लोगों को कराऊंगा उनसे जुड़ी जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी, जहां से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आया करता है, एक एक इम्पोर्टेंट जानकारी बताऊंगा ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। इसलिए यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है? निम्न ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, जो कि गलत दिया गया है। क्यों गलत है? यहाँ पर ज्वार भाटा के बारे में आपसे पूछा गया है। निम्न ज्वार दो प्रकार के होते हैं। एक निम्न होता है, निम्न को हम लोग लघु के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है दीर्घ ज्वार, यानी कि जिसको वृहद ज्वार के नाम से भी जाना जाता है। दो प्रकार के ज्वार होते हैं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। निम्न ज्वार नौ संचालन में सहायक नहीं होता है, बल्कि जो उच्च ज्वार आते हैं समुद्र में, उच्च ज्वार से नौका यानी कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो बंदरगाह तक आराम से पहुंच जाते हैं। इसलिए यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाएगा, निम्न ज्वार के कारण। दूसरा, महीने में 2 बार महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, एकदम गलत दिया गया है। ज्वार भाटा उसको बोलते हैं दिन में 2 समय, यानी कि दिन में 2 बार जल गिरे और जल ऊपर उठे, उसको बोलते हैं ज्वार भाटा। उठते जल को ज्वार बोलते हैं, गिरते जल को भाटा बोलते हैं। यहाँ पर महीने में लिख दिया इसलिए गलत है। पहला गलत, दूसरा गलत। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है तथा तट के पीछे चला जाता है, ज्वार भाटा कहते हैं। नहीं, परिभाषा तो मैंने आपको पहले ही बता दी। सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं, जो कि राइट आंसर आपका 4th ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2-3 बातें समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में ना ज्वार भाटा से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं। सबसे पहले ज्वार भाटा आखिर होता क्या है? ज्वार भाटा दिन में नियम से 2 बार जल का उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। उठते जल को ज्वार बोलते हैं, गिरते जल को भाटा बोलते हैं। यहाँ पर पहली बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग एक लाइन को इम्पोर्टेंट कर सकते हो। लाइन क्या है? सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। इसी लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर यही मैंने अभी आपको यहाँ पर कराया। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या था? 4th विकल्प यहाँ पर राइट जवाब था। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और यहाँ पर बातें बताई गई हैं, उनको भी आपको यहाँ पर बताता हूँ। ज्वार भाटे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वृहत ज्वार भाटा, यानी कि बड़ा वाला, ठीक है ना। बड़ा वाला कब, इसकी आकृति कैसी बनती है? बड़े ज्वार भाटे की आकृति इस प्रकार की बनती है। ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब तीनों एक रेखा में होते हैं, तीनों अपनी अपनी सीध में होते हैं, सूर्य भी, चंद्रमा भी, पृथ्वी भी, तब वृहद ज्वार भाटा आता है। और लघु ज्वार भाटा कब आता है? जब इनकी स्थिति समकोण होती है। कैसी स्थिति? जब इनकी स्थिति इस प्रकार से समकोण होती है, चंद्रमा ऊपर, पृथ्वी के सामने सूर्य, इस प्रकार से लघु ज्वार भाटे आते हैं, ठीक है ना। अब और एक इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट है, लघु ज्वार भाटे की परिभाषा भी आप लोग यहाँ पर देख लो। जब चांद अपने प्रथम व चतुर्थांश अंतिम में होता है, चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसे लघु या निम्न ज्वार भाटा बोलते हैं। यहाँ पर निम्न लगता है क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पर बल लगा रहा है और सूर्य भी इधर खींच रहा है, और ये चंद्रमा पृथ्वी पर, यानी कि जल यहाँ पर निम्न यानी कि लघु ज्वार भाटा ऐसी स्थिति में आता है। जब तीनों एक ही सीध में होते हैं तो बड़े बड़े ज्वार यहाँ पर आते हैं। इतना आपको मैंने बता दिया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण लाइन और है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं, ये जहाज बंदरगाह तक पहुंचाते हैं। पहला यहाँ पर ऑप्शन यही था। यहाँ पर आपके सामने है, निम्न ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, जो कि गलत था। यहाँ पर निम्न था, बल्कि होना चाहिए उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। और ये भी बता दूं, ये सारी जानकारी आपको कहाँ से बताई जा रही है? मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से आपको सारी की सारी जानकारी बताई जा रही है। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहो, सीटेट एसएसटी स्पेशल नोट्स हैं ये। इसमें आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगा, कंप्लीट आपको ज्योग्राफी मिलेगा,
कंप्लीट आपको यहाँ पर पॉलिटी मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि 60 नंबर की पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर कराई जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर तमाम क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, आकृति वाला समकोणवंती तब कैसा आता है? लघु आता है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया, तो वो भी आप लोग यहाँ पर देखते चलो। उसके बाद ये भी क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर वाइज नोट्स में आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंप्लीट 60 नंबर की आपकी तैयारी यहीं पर हो जाएगी, ठीक है। उच्च ज्वार से क्वेश्चन आप लोग देखो। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं, बिल्कुल सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी सहायक होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और मछली सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर गर्म धारा और ठंडी धाराओं का मिलन होता है। ठंडी व गर्म धाराएं जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर अधिकतर मछलियाँ पाई जाती हैं। ये भी पॉइंट आपके ज्वार भाटा में ही आ जाता है। अब मैंने आपको ज्वार भाटा कंप्लीट टॉपिक करा दिया, अर्थात ज्वार भाटा से कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। जिस स्थान पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ऐसा क्षेत्र जापान का है, उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट है। और जहाँ पर दोस्तों गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर कुहरे वाला मौसम होता है, यानी कि कुहरा ही छाया रहता है जो नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। जहाँ पर कुहरा होगा तो जहाज आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर एक टॉपिक आपका पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है ना। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। अब आपके सामने ज्वार भाटा का कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। भले ही इसमें 2-3 मिनट का टाइम लगा हो, लेकिन आपको नॉलेज तो पूरी की पूरी मिल गई ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। नौका दौड़ भारत के किस त्योहार से जुड़ा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो यह ओणम से जुड़ा है। ओणम दरअसल एक फसली उत्सव है, फसल वाला उत्सव है। कैसा उत्सव है? फसल वाला दोस्तों, यह एक उत्सव है। यह उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? यह उत्सव केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में मनाया जाता है। नौका दौड़ ओणम है ना, ओणम में नौका दौड़ को भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला सही हो गया ना। और हम्पी कहाँ पर है? ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी, ठीक है। तो राइट जवाब आपको ओणम मैंने बताया। उसके बाद मैं आगे बात कर लेता हूँ। आगे क्वेश्चन आपसे कहता है, पृथ्वी की ऋतुएं बदलने के संबंध में निम्न 2 कथन पर विचार कीजिए। आप मेरा यहाँ पर विश्वास मान लीजिए, ठीक है ना। ऋतुओं से हर बार अब तक जितनी बार सीटेट का एग्जाम हुआ है, एक क्वेश्चन परीक्षा में आपको देखने को मिला है, क्योंकि सिलेबस का एक हिस्सा है, आपके सिलेबस में यह टॉपिक है, इसलिए एक क्वेश्चन आपको मिलता है। तो अब मैं आपको ऋतु वाला भी पूरा का पूरा बता दूंगा इसी क्वेश्चन के माध्यम से। तो पृथ्वी पर ऋतुएं कैसे बदलती हैं, क्या है दिन रात, वो सब कुछ बताऊंगा। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है, ये भी सही है, इसलिए ऋतुएं बदलती हैं। उसके अक्ष में एक ही दिशा में झुका होना। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुका होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों आपकी कैसे हो जाएंगे? दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। एक बात आप लोग समझना, टॉपिक तो पूरा कंप्लीट मैं अभी करा दूंगा, ऋतुओं वाला अभी कराता हूँ 1 मिनट के भीतर में। ऋतुएं क्यों बदलती हैं? ऋतुएं बदलती हैं परिक्रमण गति के कारण। अब आप कहोगे कि सर परिक्रमण गति क्या है, क्योंकि कई लोग पहली बार इस वीडियो को देखेंगे तो उनको पता ही नहीं है। परिक्रमण गति में टाइम लगता है दोस्तों 365 दिन का। और एक गति होती है घूर्णन, जिसको हम लोग दैनिक गति बोलते हैं। इसके कारण होते हैं दिन रात। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको डायरेक्ट नोट्स में लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति। घूर्णन गति को दैनिक गति भी बोलते हैं और घूर्णन गति के कारण ही दिन होती है रात होती है। दूसरी गति परिक्रमण गति में टाइम लगता है 365 दिन का और घूर्णन गति में टाइम लगता है 24 घंटे, यानी 24 घंटे को हम लोग दिन रात के नाम से जानते हैं। परिक्रमण गति के कारण ही क्या होता है दोस्तों? ऋतुओं में परिवर्तन होता है परिक्रमण गति के कारण। यहाँ पर लिखा हुआ है जो एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। और पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी होती है, इसलिए ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ये दूसरा कारण है। और घूर्णन, अगर पृथ्वी अपनी घूमे ना तो जीवन संभव नहीं है, गर्मी बढ़ती ही रहेगी। यह क्वेश्चन इस बार परीक्षा में एक आया था, ठीक है। जीवन संभव नहीं हो पाएगा अगर घूर्णन ना करे। तो यहाँ पर ये भी टॉपिक समाप्त हो जाता है। और एक बार फिर मैं आपको रिवीजन के
वक्त वही बात फिर दोहरा देता हूँ। घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन रात होते हैं। परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर ये बात आपको कन्फर्म हो चुकी होगी। और इनसे रिलेटेड पृथ्वी दिन, यहाँ पर देखो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। पृथ्वी पर दिन मतलब कि घूर्णन गति को ही दैनिक गति के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर तमाम क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके सामने हैं, तो आप लोग इन नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना, जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। उसके बाद अगला है ऋतु प्रवास के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऋतु प्रवास, अब जब आप क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में हो तो क्वेश्चन में कुछ अर्थ निकालने का प्रयास किया करें आप लोग। जैसे यहाँ पर ऋतु प्रवास, ऋतु का मतलब होता है मौसम, क्या होता है, मौसम। और प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया ही प्रवास कहलाती है। ऋतु प्रवास अक्सर वे लोग करते हैं जो जानवर पालते हैं, यानी कि कश्मीरी क्षेत्र के जो पशुपालक समुदाय के वर्ग के लोग होते हैं वे अक्सर ऋतु प्रवास करते हैं, है ना। वे अपनों पशुओं को ना जल और जहाँ पर घास हो, पानी जहाँ पर हो, घास हो, वहीं पर जानवर चरते हैं, वहीं पर वे अपने पशुओं को लेकर के जाते हैं। इसी को ऋतु प्रवास के नाम से जानते हैं। बस सिंपल सी बात। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास बोलते हैं, सही दिया गया है। ऋतु प्रवास ग्रामीण ये नहीं है। ऋतु प्रवास होता है मौसम के हिसाब से। ऋतु प्रवास के दौरान लोग यातायात के उच्च विकसित साधनों का प्रयोग करते हैं। उच्च विकसित साधन, तो यहाँ पर राइट आंसर केवल एक ही आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा, एक ही यहाँ पर हो जाएगा, बाकी सब कुछ गलत है यहाँ पर, ठीक, एक गलत हो जाएगा। ऋतु प्रवास किन से संबंधित है, पशुपालकों से संबंधित है। ऋतु प्रवास होता है मौसम में, क्योंकि मौसम कभी सर्द है कभी गर्म है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऋतु प्रवास किया जाता है। तो पहला ही वाला यहाँ पर जवाब सही होगा, बाकी सारा दोनों यहाँ पर ये वाले गलत हैं। चलिए आगे बात करेंगे। निम्न में से बेमेल को छांटिए। बेमेल क्या होता है, बेमेल का मतलब है तीन यहाँ पर सेम है, एक गलत है। आपको गलत वाला ढूंढना है जो असमान है, मेल नहीं खाता है। संवहनीय वर्षा भी होती है, पर्वतीय वर्षा भी होती है, चक्रवाती वर्षा भी होती है। ज्वारीय वर्षा क्या होती है, ज्वारीय कोई वर्षा नहीं होती है, ज्वारीय वर्षा होती ही नहीं है। ज्वारीय, ठीक। चक्रवाती होती है तूफान वाली एक बारिश। पर्वतीय वर्षा, जैसे जो पहाड़ होते हैं, पर्वतों के साइड वाली जो वर्षा होती है उनको पर्वतीय बोलते हैं। संवहनीय वर्षा भी होती है, ठीक है। तो राइट जवाब यहाँ पर बेमेल आपका हो जाएगा ज्वारीय। ज्वारीय कोई वर्षा नहीं है, ज्वारीय ऊर्जा होती है, ज्वारीय तरंग होती है, ठीक। जो समुद्र की तरंग ज्वारीय होती है, लेकिन ज्वारीय वर्षा नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी इस प्रकार का भी एग्जाम में क्वेश्चन आया करता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करेंगे। आगे है भारत की संसद में क्या शामिल है, पॉलिटी का क्वेश्चन। भारत की संसद में तीन अंग शामिल हैं। प्रधानमंत्री तो बिल्कुल भी शामिल नहीं है, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री तो शामिल है ही नहीं, ना ही प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा यहाँ पर जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रधानमंत्री है, ये गलत हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के भी एग्जाम में क्वेश्चन आया करते हैं जो कि बहुत ही सरल होते हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये भारत की संसद में शामिल हैं, ठीक। उसके बाद मैं आगे बात करूं, निम्नलिखित में से कौन से कथन ए बी सी पर विचार करके आपको उत्तर देने हैं। तीन कथन है, ए है, बी है, सी है, इनको पढ़ो और उत्तर आपको देना है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। देखो एक टॉपिक आपके चैप्टर में है वायुमंडल। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग वायुमंडल के ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो जो वायुमंडल में जो वायु का घनत्व होता है ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता है। क्या होता है, ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर आएंगे, क्या आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, तो वायुमंडल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। सर्वाधिक अधिक कहाँ पर होगा, सबसे नीचे होगा। सबसे नीचे कहने का मतलब है समुद्र तल। समुद्र का जो तल होता है वहां पर सबसे अधिक होगा। समुद्र तल में कैसा होगा, सर्वाधिक होगा। और ऊपर की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो वहां पर घटेगा का मतलब कम होगा। तो बातें दोनों आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैंने बात क्या बताई आपको, समुद्र तल में अधिक होगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो घटता जाएगा। दो चीजें बस, आपका चैप्टर खत्म। घनत्व, वायुमंडल के घनत्व के बारे में। ऊंचाई के साथ वायुमंडल घनत्व में भिन्नता आती है, बढ़ता घटता है, सही है। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, सही है। समुद्री तल पर सबसे कम नहीं होता है, तो यहाँ पर सी गलत है। यहाँ पर ये सी है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो बचेगा आपका पहला वाला जो कि राइट जवाब हो जाएगा।
परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आप आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपको गलत की पहचान करनी है तो आपका जवाब बिल्कुल आसानी रूप से आपके सामने आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद आगे, निम्न में से किस स्थान पर थर्मल पावर प्लांट स्थित है? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित है। और ये नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है ना, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, जो कि क्या है, ये ऊर्जा संयंत्र केंद्र है। ऊर्जा संयंत्र केंद्र बोलते हैं इनको। ठीक, कलपक्कम तमिलनाडु में है। तारापुर काकरापारा भी याद रखना, काकरापारा ये है आपके गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। ये हैं ऊर्जा संयंत्र केंद्रों के नाम। यहाँ पर पूछा है थर्मल पावर प्लांट, जो कि तारापुर महाराष्ट्र में है। इस क्वेश्चन का जवाब आपका 4th विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कपास की फसल के बारे में निम्न में से क्या सही है? जो कपास की फसल होती है सर्वाधिक किस राज्य में होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है ना। और कपास की फसल किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया करते हैं। ये भी आपको सारी जानकारी बताऊंगा। ठीक, कपास वाला भी टॉपिक मैं ख़त्म कर दूंगा अभी। कपास की फसल के बारे में आपको बताना है। इसे 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। क्या ये बात यहाँ पर सही दी गई है? क्या ये बात यहाँ पर सही दी गई? बिल्कुल सही यहाँ पर दी गई है। जो कपास की फसल होती है इसको 210 यानी कि 210 दिन जो होते हैं, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। जब पहला सही हो गया तो दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि पाला रहित दिन चाहिए, चमकीली धूप भी उसको चाहिए, बारिश थोड़ी ना भारी चाहिए। भारी बारिश की आवश्यकता होती है जूट में। किसमें? जूट में इसको आवश्यकता होती है। इसे बलुई मिट्टी की आवश्यकता होता है। नहीं दोस्तों, बलुई मिट्टी में कपास नहीं होता है। कपास होता है मेरे भाई काली मिट्टी में। किसमें? काली मिट्टी में। इसलिए गलत है। अगर आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती हैं, 1-2 स्टैंडर्ड वाली चीज़ें, तो आप क्वेश्चन को कर लोगे, कोई कठिन नहीं है। तो समझे आप लोग, बलुई में नहीं होता, ये होता है काली मिट्टी में। भारी वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है, जूट को होती है। इसलिए पहले ही सही हो जाएगा, पहले ही सही हो जाएगा, क्योंकि 2 आपने गलत कर दिए, केवल ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और मैं ये भी आपको बता दूं, कपास के बारे में और 2-3 पॉइंट आपकी पुस्तक में बताए गए हैं, और कपास से भी अक्सर क्वेश्चन आए हैं, उनको भी कराने का दायित्व बनता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कह दिया मैं आपको ये सारी जानकारी आपको बताऊंगा। अब आप लोग कपास के बारे में पढ़ो अच्छे से। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है उच्च तापमान। जबकि एक ऑप्शन में था भारी वर्षा, उसको तापमान चाहिए उच्च, तो वर्षा तो आपकी गलत हो ही जाएगी। हल्की वर्षा चाहिए। कैसी? हल्की वर्षा चाहिए। 200 से 210 पाला रहित दिन चाहिए, यानी कि 210 दिन उसको कैसा चाहिए? पाला रहित चाहिए। वो पॉइंट यहाँ पर ये वाला लिखा हुआ है। उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पाला रहित दिन चाहिए। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है यहाँ पर? तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। तो इसी लाइन से एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। कपास काली मिट्टी, कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। वहां पर थी बलुई मिट्टी, इसलिए गलत था। काली मिट्टी और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। काली मिट्टी के साथ याद रखना जलोढ़ मिट्टी में भी अच्छी तरह से उगती है। उसके बाद यह सूती वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। सूती वस्त्र, क्योंकि हम तुम वस्त्र पहनते हैं तो ये कपास से ही निर्मित होते हैं। चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं। यहाँ पर अधिक होता है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताओ कि जो कपास है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है, भारत के किस स्टेट में सर्वाधिक होता है। मैं ऑप्शन यहाँ पर दे दूँ। पहला ऑप्शन आप लोग महाराष्ट्र को रखना, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आप लोग कपास में रख लेना पंजाब को। तीसरा आप लोग रख लेना मध्य प्रदेश, MP को। इनमें से ही आपका एक जवाब हो जाएगा। और एक चौथा आप गुजरात भी रख सकते हो। इन 4 में से एक आपका जवाब होगा। उस जवाब को कमेंट बॉक्स में आपको ईमानदारी के साथ कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कितने लोग ने इस वीडियो को रेगुलर देखा, कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास किया, है ना। तभी तो मेरे को पता चलेगा। ठीक, तो कपास किस राज्य में सर्वाधिक होता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाक से बताने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये जितना था वो मैंने आपको बता दिया। ये नोट्स हैं आपके सामने, नोट्स को आप लोग ले सकते हो। और कपास से रिलेटेड क्वेश्चन
अगर पूछा गया होगा तो मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ। जो मैंने अभी आपको कराया वह क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। उसके बाद इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कपास में, जो कि जोड़े में पूछा गया था। कपास, मध्यम तापमान और वर्षा। देखो मध्यम तापमान तो नहीं चाहिए उसको, उसको चाहिए उच्च तापमान। क्या चाहिए? उच्च तापमान चाहिए, ठीक है। और वर्षा नहीं चाहिए उसको, हल्की वर्षा चाहिए। कैसी वर्षा? हल्की वर्षा चाहिए। और 210 दिन उसको पाला रहित दिन चाहिए, पाला ना गिरता हो ऐसे दिन चाहिए, पाला रहित उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था वह क्वेश्चन ये आपके सामने है, केवल ए इसमें सही था। पाला रहित दिन उसको चाहिए, बगैर पाला वाले, ठीक। तो कितना बढ़िया नोट्स तैयार किया गया है, जिसमें PYQ भी है, कंटेंट भी है, 60 नंबर की पूरी तैयारी भी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि लद्दाख के बारे में आपको बताना है। तो लद्दाख आपको पता होना चाहिए, लद्दाख कैसा मरुस्थल है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है मरुस्थल वाला, ठीक है। तो लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। लद्दाख कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। सहारा कैसा मरुस्थल है? सहारा एक शुष्क मरुस्थल है, अर्थात एक गर्म मरुस्थल है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पूछा गया है लद्दाख के बारे में। लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः मवेशी चराने पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। लद्दाख में जो लोग जानवर को पालते हैं वे अक्सर मवेशी हुआ करते हैं। मवेशी का मतलब वे अपने जानवरों को चराने पर निर्भर करते हैं। वे ऋतु प्रवास करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इससे पहले मैंने आपको ऋतु प्रवास के बारे में बताया था, जो कि मौसमी प्रवास को बोलते हैं। तो यहाँ के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। लद्दाख के लोग जानवरों को वहाँ पर ले जाते हैं जहाँ पर पानी उपलब्ध हो, जहाँ पर घास उपलब्ध हो। आप लोगों ने इसको समझ लिया। तो पहली बात बिल्कुल यहाँ पर सही दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए इसका कारण, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है, फिर भी धरती कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब आपका ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो घास कहाँ पर उगती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। घास वहीं पर उगेगी जहाँ पर पानी बरसेगा। तो यहाँ पर लिख दिया कि इस क्षेत्र में बारिश होती है, बिल्कुल सही बात है। फिर भी धरती कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बात गलत है। जहाँ पर बारिश होगी वहाँ पर कृषि तो होगी। लद्दाख में जमीन अच्छी है, कृषि होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं जोड़ दिया गया, इसलिए गलत हो गया। इसलिए आपका ये गलत हो गया। पहला वाला राइट हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक, आप लोगों ने यहाँ पर इसको समझ लिया होगा। तो जवाब आपका यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। जितने भी लोगों ने नोट्स लिए हैं उन नोट्स में कक्षा 7 में एक ज्योग्राफी का चैप्टर है, रेगिस्तान में जीवन। इसको आप लोग पढ़ लेना, ये वाला टॉपिक वहाँ से कंप्लीट आप लोग कर सकते हो। मोटे तौर पर मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दूँ जो कि रेगिस्तान से है। रेगिस्तान गर्म जैसे सहारा, ठंडा लद्दाख का रेगिस्तान हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको लद्दाख के बारे में बताने वाला हूँ। सहारा को यहाँ पर छोड़ देता हूँ क्योंकि सहारा से रिलेटेड नहीं है। तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं, दक्षिण में जास्कर पर्वत है, ठीक है। और लद्दाख से अनेक नदियाँ होकर के बहती हैं। ये नदियाँ घाटी तथा गार्ज का निर्माण करती हैं। गैंगरी हिमानी, अनेक हिमानियाँ हैं लद्दाख की, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ठीक है, ये लद्दाख है। तो लद्दाख का चित्र भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर यहाँ की वनस्पति की बात करी गई है। यहाँ पर उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति जो है लद्दाख में विरल पाई जाती है। जानवर चरने के लिए घास व झाड़ियाँ पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई गई हैं। यहाँ पर जो लद्दाख में मनाली लेह है, राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग ये हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा, लुनगालाचा एवं टंगलटन ला यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ मार्ग से हटा दिया जाता है। यहाँ पर कुछ और लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? खापाचान भी बोलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन आया करता है, ठीक है मेरे भाई। तो जितना महत्वपूर्ण था और लद्दाख से भी क्वेश्चन है एग्जाम में, जितना मैंने आपको बताया उतना ही में से आपका यहाँ पर ये लद्दाख वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो नोट्स आप लोग ले सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है
संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघ, अब आप कहोगे कि कौन सा संघ? भारत वाला संघ? क्या भारतीय राज्यों का संघ? वो नहीं, ये इतिहास का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री में एक संघ की बात करते हैं महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म में, बौद्ध दर्शन में संघ का वर्णन मिलता है। संघ के जो नियम थे, संघ के जो नियम थे, वहाँ के जो कानून थे, संघ में कौन रह सकता है, कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन महिला, कौन बच्चा, कौन कौन रह सकता है, इसके नियम कायदे कानून थे, ये विनय पिटक में सम्मिलित किए गए हैं। यानी कि जो बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, जिनको 3 टोकरियां भी बोलते हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जानते हैं। उसमें एक विनय पिटक है जिसमें नियम के बारे में बताया गया, संघ के नियम। वही वाला क्वेश्चन है, समझो आप। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपने घरों में रह सकते थे। तो ये तो पहला ही गलत हो गया। क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ लिया आपने संघ के बारे में, अब विकल्प पढ़ो। संघ में प्रवेश करना है स्त्री और पुरुष को, तो वो घर में कैसे रहेंगे मेरे भाई? तो उनको संघ में जब रहना है तो घर तो उनका छूट ही जाएगा ना। तो पहला यहाँ पर गलत हो गया। उन्हें एक निश्चित समय में शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी। क्या ये कथन सही है? संघ में प्रवेश के लिए दासों को अपने स्वामियों की अनुमति नहीं लेनी होती थी, जो कि गलत है। दास लोग थे, इनको अपने स्वामी से अनुमति लेनी थी। जो पत्नी थी, पत्नी को अपने पति से अनुमति लेनी थी। जो पुत्र है, पुत्र को अपने माता पिता से अनुमति लेनी थी, है ना। संघ में प्रवेश करने के लिए स्त्री को पति की अनुमति नहीं लेनी, ये भी गलत है मेरे भाई, पति की अनुमति लेनी पड़ती थी। तो सही कौन सा है? पहला भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत। अब आपके सामने बचा दूसरा, जो कि इनको भिक्षा भी मांगनी पड़ती थी अलग अलग गांव या शहर में जाकर के। तो ये थे संघ के बारे में। अब मैं आपको संक्षेप में बता दूं संघ। यहाँ पर देखो, पुत्र होगा, पुत्र को अपने माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ेगी संघ में शामिल होने के लिए। पत्नी जो होगी, पत्नी को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ेगी। दास या नौकर को अपने स्वामी से अनुमति लेनी पड़ेगी। और इनको एक समय में भीख भी मांगनी पड़ती थी। खाना वगैरह इनको कहाँ मिलता होगा, ये बनाते थोड़ी ना थे, ये गांव या शहर में जाकर के मांगा करते थे, जिनको भिक्षु या भिक्षुड़ी के नाम से जाना जाता था। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर कहता है निम्न कथनों ए एवं आर को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। आपके एग्जाम में क्वेश्चन का जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें आपसे कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछता है। कथन कारण वाले क्वेश्चन आप लोग तभी कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो। और इनकी एक ट्रिक भी होती है, वो ट्रिक भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। जैसे कभी आपसे कथन पूछे और उसका क्या दे दिया जाए, कारण दे दिया जाए, तो सबसे पहले कथन को आपको कारण से कैसे संबंध जोड़ना है। कथन के बाद आप उस कथन को पढ़िएगा, फिर उसके साथ लगाइएगा क्योंकि के साथ उसको आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे सोल्व करना है। जैसे रीड और मुनरो का तर्क था दक्षिण में सीधे किसानों के साथ बंदोबस्त करना चाहिए। कारण की जगह आप पढ़ोगे क्योंकि। रीड मुनरो का तर्क था दक्षिण में सीधे किसानों के साथ बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि रीड और मुनरो को लगता था उत्तर से भिन्न दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। बातें तो दोनों सही हैं। जब भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ कथन कारण वाला हो, तो दूसरे को क्योंकि के साथ संबंध जोड़कर आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तभी, तुक्केबाजी में नहीं होगा ना। तो ये दोनों कथन सही है। रीड और मुनरो ने एक बंदोबस्त शुरू किया था जिसको बोलते हैं रैयतवारी। क्या बोलते हैं? रैयतवारी व्यवस्था को शुरू किया था। किस क्षेत्र में? दक्षिण भारत वाले मद्रास क्षेत्र में इसको लागू किया था। ठीक है। और इन दो व्यक्तियों को लगता था कि उत्तर में जो किसान हैं और दक्षिण में जो किसान हैं, उत्तर वाले परंपरागत हैं, दक्षिण वाले परंपरागत नहीं है, इसलिए इन्होंने सीधे किसानों के साथ समझौता कर लिया। तो ये जो ये रैयतवाड़ी था, रैयतवाड़ी या रैयतवारी बोल दो या वाड़ी बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयत का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? रैयत का अर्थ होता है किसान। ठीक है। तो ये किसानों के साथ सीधा समझौता करते थे, ये किसानों से ही डायरेक्ट कर वसूला करते थे। और आपके सिलेबस में 3 कर बताए गए हैं जहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी अभी बताऊंगा मैं। सबसे पहला बंदोबस्त है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, दोनों यहाँ पर सही, पहला राइट जवाब। यहाँ पर आप याद रखना इस बात को, एक पहला है जिसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। क्या बोलते हैं? स्थायी बंदोबस्त। एक दूसरा है
जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक तो मैंने आपको तीसरा वाला बताया रैयतवारी, पहला होता है स्थायी बंदोबस्त। दूसरे बंदोबस्त को किस नाम से जानते हैं, जिसको होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था, इस बंदोबस्त को जानते हैं महालवाड़ी के नाम से। किस नाम से? महालवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। इसको बेहतर ढंग से समझा दूं ताकि पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त हो सके और चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सकें और इससे जुड़े क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर करा दूं। आपके सिलेबस का एक टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन, जो कि कक्षा 8 इतिहास का टॉपिक है। जितने भी लोगों के पास नोट्स हैं तो यह वाला टॉपिक आराम से पढ़ लेना ताकि और भी अच्छे ढंग से इसे आप लोग पढ़ पाओ। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बंदोबस्त 3 थे। एक था स्थायी बंदोबस्त 1793 का, जिसको कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी और यही लोग कर वसूल कर अंग्रेजों को दिया करते थे। जमींदार वसूला करते थे। और एक बात और आपको बता दूं, स्थायी बंदोबस्त में सूर्यास्त विधि भी थी, यानी कि कोई भी राजा या जमींदार कर नहीं दे पाता है सूर्य ढलने से पहले, तो उसकी ज़मीनें नीलाम कर दी जाएंगी। ये भी इसमें बंदोबस्त था। इसमें कर स्थायी था, इसलिए इसका नाम स्थायी पड़ गया। ठीक, कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया। इसमें स्थायी बंदोबस्त में समस्या भी थी। जमींदार जमीन में सुधार करने के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे, इसलिए ज़मीनें बंजर की बंजर होती जा रही थी, है ना। तो ठीक है। उसके बाद इसमें गांव के किसानों की यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई देती थी, क्योंकि लगान बहुत ज़्यादा था, ज़मीन पर उनका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। कर चुकाने के लिए उनको महाजन से कर्ज भी लेना पड़ता था, इसलिए वो कर्ज में डूबे रह जाते थे। अधिकतर लोग फांसी लगा लिया करते थे। उसके बाद दूसरा बंदोबस्त है मेरे भाई महालवाड़ी बंदोबस्त 1822 में। ये 1822 में है। ठीक, 1822 में इसको शुरू किया गया था। होल्ट मैकेंजी ने इसको शुरू किया था। उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। ठीक है। और इसमें मान्यता किसको दी गई? महालवाड़ी में दी गई गांव के मुखिया को। किसको? गांव के मुखिया या गांव के प्रधान को कर वसूलने का मालिकाना हक सौंपा गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद तीसरा बंदोबस्त था रैयतवारी, जो थॉमस मुनरो और रीड मुनरो ने, यही वाला अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, को लगता है कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। इसी लाइन से उसने कथन और कारण वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया, जो मैंने अभी आपको पेपर में कराया, मतलब कि क्वेश्चन में कराया था, हूबहू यहीं से पूछा था। अब 3 बंदोबस्त मैंने आपको बताए, 3 बंदोबस्त से ना जाने कितने क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन राजस्व महालवाड़ी से देखो आ गया, यहाँ पर गांव के प्रधान को जमींदारी, देखो वही वाला। यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त मैंने पूरा का पूरा आपको बताया, कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में शुरू किया गया। उसके बाद बंदोबस्त राजस्व एकत्र करने, कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को किसमें सौंपी गई? तो होल्ट मैकेंजी वाली महलवारी डी यहाँ पर जवाब हो जाएगा। उसके बाद राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता किसमें दी गई थी? स्थायी समझौते में दी गई थी। तो ये जो 1793 में शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, 2014 में आया। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये नोट्स में मैंने आपको सीरियल वाइज करके दिया है। उसके बाद बहुत क्वेश्चन हैं, है ना, क्योंकि सेम टू सेम कंटेंट आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन कैसा भी घुमाए एग्जामिनर, आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। ठीक है ना। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो और वीडियो को अपने मित्रों के साथ, कॉलेज मित्रों के साथ भी शेयर कर दो, है ना। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ही लेना। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ। तो मैंने ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर तीनों बंदोबस्त के बारे में बेहतर ढंग से समझा दिया, है ना। और अगले दिन मैं यहाँ से वीडियो को शुरू करूँगा इस 13 नंबर के क्वेश्चन से। ठीक है ना। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करना वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए, है ना, किस प्रकार से तैयारी करनी है, कैसे क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।